नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीव अकाउंट के बारे में, माना कि छुट्टियों का लेखा जोखा। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहली जो छुट्टी आती है वो है अर्न्ड लीव, या हिंदी में इसको हम अर्जित अवकाश कहते हैं। नाम से ही पता है, अर्जित अवकाश मतलब कर्मचारी जो काम करता है, जितने दिन ड्यूटी करता है, उसके एवज में छुट्टियां मिलती हैं। मुख्य रूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो नॉन वेकेशनल ही होते हैं सामान्यतः। माना पूरे साल भर में उनको हर 6 महीने में 15 दिन की ईएल क्रेडिट होती है। दूसरे होते हैं वेकेशनल। वेकेशनल का मतलब है कि साल भर में सरकार उनको 50 दिन का अवकाश देती है, 50 दिन तक की छुट्टियां। तो इस कंडीशन में जो 7CPC है उसमें हर 6 महीने में 5 दिन की ईएल क्रेडिट होगी। सामान्य कर्मचारियों की बात करें, परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें वेकेशन या नॉन वेकेशन नहीं लिखा हो, तो उस कंडीशन में पॉइंट नंबर 1 ही लागू होगा। मतलब 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को ये एडवांस में क्रेडिट होती हैं 15 EL हर एक केंद्र सरकार के कर्मचारी के अकाउंट में। जो वेकेशनल स्टाफ है उसके हर 6 महीने में 5 EL क्रेडिट होती हैं 1 जनवरी या 1 जुलाई को। टोटल मिला के मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो 300 EL तक हो सकती हैं। अगर 286 पहुंच गई हैं और उसके बाद अगर 15 डेज की EL क्रेडिट होनी है, तब अगर देखें तो 286 प्लस 15 मीन्स कितना हो गया, 300 से ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में ऐसे लगता है कि 14 डेज ही EL क्रेडिट होंगी, जबकि यहाँ पर 286 या उसके बाद उससे ज्यादा अगर अकाउंट में है, जैसे मान लीजिए 287 है और उसके बाद अगर 15 डेज की EL क्रेडिट होती है तो अकाउंट में कुछ इस तरह से होती हैं 287 प्लस 15। इन प्लस 15 को अलग रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में 287 EL हैं, अब उसके बाद उसको 15 EL मिल गई तो 302 हो गई, तो उसको 302 न लिख के 287 प्लस 15 लिखा जाएगा। अब इस पूरे 6 महीने में 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक एम्प्लॉय ने एक भी छुट्टी खर्च नहीं की बाय द वे, तब इसका जो 15 की जगह 200 जो 87 है ये हो जाएगा 300 और 300 और इसमें से 2 छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी, सीधा 300 हो जाएगा। और 1 जुलाई के टाइम फिर दोबारा से 15 EL क्रेडिट होनी है, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 15। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जिसने 287 थी, 15 EL उसको क्रेडिट हुई और उसमें से उसने 5 EL खर्च कर ली, तो 5 EL खर्च करने का मतलब कितना बचा, 10 EL। तो 287 और 10 कितना होगा, 297 उसके अकाउंट में। और 1 जुलाई को अब फिर 15 मिलना है तो 297 प्लस 15 लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये अकाउंट एम्प्लॉय का चलता रहता है। इसमें याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो 1 जुलाई को, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 बार 15-15 EL क्रेडिट होती है। अगर एम्प्लॉय वेकेशनल है तो उसके अकाउंट में 5 डेज की EL क्रेडिट होती है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, एज पर 7th CPC। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी नई पोस्टिंग आती है, उस कंडीशन में किस तरह से होगा, अगर उसने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया या फिर 1 जुलाई को ज्वाइन किया, तब उसके अगले 6 महीने के लिए टोटल 15 EL उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। बट अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो 1 जनवरी या 1 जुलाई को ज्वाइन करे। मान लीजिए उसने 5 जनवरी को ज्वाइन किया, तब इस कंडीशन में ये माना जाएगा कि जनवरी की उसको EL क्रेडिट नहीं होगी। कभी भी EL जो क्रेडिट होंगी उसके पूरे कंप्लीट जब महीना हो जाता है तभी उसकी EL क्रेडिट होती है। तो इस कंडीशन में जनवरी माह की EL क्रेडिट ना होके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, माना 5 महीने की EL क्रेडिट होंगी 6 महीने की जगह पर। तो 6 महीने में 15 होती हैं तो एक महीने की EL कितनी हो गई, 15/6। इसका मतलब क्या हुआ, एक महीने की EL होती है 2.5। अब मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने 5 जनवरी को ज्वाइन किया है, तब 5 महीने की EL होंगी, तो 5 महीने की मतलब क्या, 2.5 into 5
इंटू 5, तो इंटू 5 कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो 12.5 होने की कंडीशन में क्या होगा कि इसको राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा और ईएल बनेगी कितनी, 13। मान लीजिए तो अगर जनवरी में पूरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके 6 महीने के लिए 13 ईएल उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी भी महीने में जिस महीने में ज्वाइन करता है उस महीने की फर्स्ट डेट को ना करके तो उस महीने की ईएल काउंट नहीं की जाएंगी, और एक महीना जो कंप्लीट एक महीना होगा उसके लिए 2.5 ईएल उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कि वेकेशनल स्टाफ है तो उसके अकाउंट में कितनी होती है, 5 होती है, तो ये 5/6 के हिसाब से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जिस तरह से न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है या अपने उससे रिजाइन कर देता है तो उसका उस महीने तक जिस महीने में उसका रिटायरमेंट होता है उसके हिसाब से काउंट की जाएगी। फार्मूला वही रहेगा 15/6, मतलब एक महीने कंप्लीट एक महीना पूरा करने के लिए 2.6 फॉर एवरी कंप्लीटेड मंथ फॉर हाफ ईयर, 1 जनवरी 1 जुलाई अप टू डेट द रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। जो भी कंप्लीट महीना, जितने भी कंप्लीट महीने कर लेगा उसके हिसाब से उसके 2.5 के हिसाब से उसके अकाउंट में रहेगी। जो एडवांस में क्रेडिट है उनको माइनस कर लिया जाएगा। अगर वो वेकेशनल स्टाफ है, कोई वेकेशनल स्टाफ है तब वही 5.6 के हिसाब से इसका क्रेडिट कर लिया जाएगा। अभी हमने बात की कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 ईएल क्रेडिट होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में, बट जब मान लीजिए कि 1 जुलाई को कोई अकाउंट में 15 डेज की ईएल क्रेडिट की जा रही है, उस टाइम पे ये वाली बात देखी जाएगी कि उसके पिछले 6 महीने, माना कि 1 जनवरी से लेके जून तक के जो 6 महीने हैं, उस 6 महीने के दौरान किसी एम्प्लॉय ने कोई ईओएल तो नहीं ले ली, या फिर उसका जो पीरियड है वो डाइजनल तो नहीं हो गया। अगर ईओएल हो गया है या डाइजनल पीरियड हो गया है तो जितने दिन की भी उसने ईओएल ली है, उस जैसे मान लीजिए उस किसी व्यक्ति ने 20 दिन की ईओएल ले ली, तो उस कंडीशन में 1/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से तो कितना हो गया, ये हो गया 2, तो उसके 2L कम कर ली जाएगी, मतलब 15 क्रेडिट करने की बजाय 15 नहीं होंगी क्रेडिट बल्कि 13 ही क्रेडिट होंगी। तो जिस भी हाफ ईयर में ये क्रेडिट किया जा रहा है उसके पिछले 6 महीने देखे जाएंगे। उन 6 महीनों में अगर किसी एम्प्लॉय ने ईओएल ले रखा है या उसकी सर्विस का जो पीरियड है वो डाइजनल हो गया है तो उतने पीरियड का ईओएल कम कर लिया जाएगा और वो फैक्टर होगा 1/10। जितने दिन की भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करके उसको ईएल क्रेडिट में कम कर लिया जाएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिक्वेस्टेड फॉर क्रेडिट ऑफ 6 डेज to his EL account which has balance of 295 days of EL on 30th June। 30th जून को उसके अकाउंट में 295 डेज की EL है और उसके अकाउंट में इसी जून को 6 डेज की EL और किसी वजह से क्रेडिट की जानी है, तो हो गया ये 295 प्लस 6, 290, इसको जब भी लिखा जाएगा तो 295 प्लस 6 लिखा जाएगा क्योंकि 295 प्लस 6 300 से ज्यादा हो रहा है। हाउ मेनी डेज ऑफ EL विल बी एट हिज क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई। अब 1 जुलाई को अगर हम देखा जाएगा तो 1 जुलाई को उसकी इसके हिसाब से 295 प्लस 6 है, तो 1 जुलाई जब आएगी तो इसका 6 में से जो एक EL है वो लैप्स हो जाएगी और 5 EL को 295 में प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल 300। अब 1 जुलाई को कितनी EL क्रेडिट होंगी, प्लस 15 सॉरी, तो प्लस 15, माना कि 1 जुलाई को उसके अकाउंट में कितनी होगी 300 प्लस 15, जो आंसर होगा वो होगा 300 प्लस 15 EL। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
A government servant remained absent willfully after leave for 60 days during the previous half year, which is treated as diurnal. इसमें ये कहा गया है कि 60 डेज का डाइजनन हो गया है. How many days of PL is administered to him at beginning of the next half year? तो नेक्स्ट हाफ ईयर में टोटल तो 15 डेज की EL मिलती है, बट ये टोटल 15 नहीं मिलेगी. इसको हम 60 को क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/10 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ये हो गया 6, मतलब 6 डेज की कम EL मिलेंगी. तो 15 में से 6 को माइनस करें तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 9. तो यहाँ पर 9 डेज की EL क्रेडिट होंगी, 15 डेज की नहीं होंगी. एक और एग्जांपल लेते हैं. If a government servant avail 100 days of UL on private ground during the previous half year, what will be the entitlement of HPL during the next half year? HPL के बारे में अभी हमने बात नहीं की थी, बट ये है कि HPL का सामान्य सा रूल है कि HPL जो है वो हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को 20 HPL क्रेडिट होती हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई को. और यहाँ पे उन्होंने कहा कि 100 डेज की EOL उसने प्राइवेट ग्राउंड पे ले ली है, तब उसको HPL कितनी क्रेडिट होंगी. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 20 डेज की HPL ही क्रेडिट होंगी. ये वाला जो EOL का फर्क पड़ता है वो अर्नड लीव में पड़ता है, HPL में नहीं पड़ता. HPL में सिर्फ डाइजनन केस को माइनस किया जाता है, और डाइजनन केस भी 1/18 के रेशियो से कम की जाएंगी. अगर EOL ली है तो उससे HPL के क्रेडिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. धन्यवाद.